साउंड टेक 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों आज आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो गए। आज ही के दिन यानी विजयादशमी के दिन ही 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना की गई थी। पूरे देश में शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है। अगर हम आरएसएस के योगदान की बात करें तो उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, लेकिन कांग्रेसियों के लिए सिर्फ गांधी परिवार के अलावा पूरे दुनिया में कोई महान नहीं है। चाहे गांधी परिवार कितनी भी गंदगी कर डाले, कांग्रेसी उसको ही महान बताएंगे। जिस दल की स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, जो यहाँ अंग्रेज अधिकारी था, उसने कांग्रेस की स्थापना की थी और वह कांग्रेस अपने आप को देशभक्त बताती है। यह कितनी नासमझी भरी बात है। दोस्तों, आज तक के इस कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा ने जब बेआहियात की बातें करनी शुरू की तो सुधांशु त्रिवेदी ने उसे बुरी तरह लताड़ा और ऐसी धुलाई करी कि मजा आ गया देखकर। आइए हम लोग पूरी डिबेट देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संघ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिर से हमला किया है और प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री अमित शाह हो, आप हो, बीजेपी के तमाम नेता हो, बार बार विपक्ष ये पूछता है और देश भी जानना चाहेगा कि बीजेपी और संघ ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए, संघ और बीजेपी रिश्ता ये है कि इसे अब पहले मैं संघ के बारे में बोलकर फिर एक पंक्ति संघ और भाजपा के रिश्तों में बोलूंगा। आज संघ के 100 वर्ष पूर्ण हुए और जो प्रधानमंत्री जी ने एक सिक्का जारी किया है, संभवतः भारत के इतिहास में पहली बार भारत की मुद्रा पर मां भारती का चित्र अंकित है। जब 75 वर्ष पूर्ण हुए थे संघ के, तो केंद्र में अटल जी के नेतृत्व की सरकार थी। 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। और 100 साल पहले राष्ट्र की सेवा का व्रत लेकर प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि जैसे नदी बहती है, गंगा बहती है, तो उसके आसपास के किनारों पर भी तमाम चीजें पल्लवित पुष्पित होती रहती हैं। उसी प्रकार संघ की यह धारा बही और संघ ने जीवन के हर क्षेत्र को छुआ है। चाहे सर्वाधिक शिक्षण संस्थाएं हैं तो विद्या भारती की 30,000 स्कूल हैं। अगर वनवासी क्षेत्रों में वनवासी कल्याण आश्रम, विद्यार्थियों के बीच में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, दलित बस्तियों में सेवा भारती, और अगर हम देखें तो धार्मिक क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद, और अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में कहें तो भारतीय जनता पार्टी। 2 प्रधानमंत्री हुए, दोनों स्वयंसेवक। और संघ और भाजपा के रिलेशनशिप पे कहना चाहूंगा कि तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, अरे गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। तू ये कहता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, गौर से देख, हर चेहरे में दिखाई देंगे। हम तो महसूस किए जाते हैं खुशबू की तरह, कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और राष्ट्रहित में मौन साधना क्या होती है, संघ के अगणित स्वयंसेवकों ने। मगर एक रिश्ते को लेकर और बात बता दूं, संगीत रागी जी खड़े हैं, मुझसे बेहतर इस विषय में जानते होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक इस समय लगभग 3400 हैं, 3376, और भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 26। इससे आप समझ सकते हैं कितने व्यापक फलक पर संघ विश्व के भिन्न भिन्न भारत के भिन्न भिन्न स्वरूपों में काम कर रहा है। और वो हमेशा, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, राष्ट्र देव हैं, हम दीपक हैं, करनी है आराधना अपने को जलाकर। जिसे हम लोग बचपन में संघ की शाखा में एक कविता कहते थे, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है। और कांग्रेस के लिए मैं कह दूं, आज प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया, वर्धा के शिविर में महात्मा गांधी आए और उन्होंने कहा, मुझे बहुत आश्चर्य है, कब 1934 में, कि किस प्रकार से जात पात का कोई भेदभाव किए बगैर स्वयंसेवक जिस डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। और ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी पेज नंबर वॉल्यूम नंबर 89 में लिखा हुआ है। अब आपको बात बताता हूं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1939 में कहा कि जिस ढंग से लोग मिलकर काम करते हैं उसमें कास्ट नजर नहीं आती है। ये अपने आप में बहुत महान बात है। आज उल्लेख किया उन्होंने 26 जनवरी 1963 को जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया, क्योंकि 62 के युद्ध में संघ ने निष्ठापूर्वक देश की सेवा की थी। उन नेहरू की सरकार का जिसने उस पर प्रतिबंध लगाया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध के समय न सिर्फ जनसंघ को बुलाया, श्री गुरु गोलवलकर जी को बुलाया। इंदिरा गांधी ने सावरकर जी की जब विमोचन किया तो उन्होंने शेयर किया डायस संघ के अधिकारियों के साथ। और सुनिए, PV नरसिम्हा राव अगले तो खुद ही कहते थे लोग कि इनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। अब मैं कहना चाहता हूं, प्रणब मुखर्जी जी
भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पे गए और उन्होंने संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसलिए समस्या कांग्रेस के अंदर की राष्ट्रवादी धारा में नहीं थी, राहुल और सोनिया की कांग्रेस। चलिए ठीक है, आलोक शर्मा जी अब आप मोर्चा संभालिए। जो पोस्ट आप लोगों ने लिखा है उसमें सबसे बड़ी बात कही है आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन, लेकिन जो भी ये रिश्ता कहलाता हो, ये बीजेपी आरएसएस का ही रिश्ता है कि तीसरी बार पुनः मोदी की सरकार बनी है, तो आपके पास काट क्या है इसका? इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाए, काट यही है देश के पास। वापस आते हैं। मैं सोच रहा था बहुत लंबा वक्तव्य हो गया, अभी तक नफरत की एक भी बात नहीं की। खैर आखिर में वो आरएसएस का एजेंडा उन्होंने कर ही दिया, कांग्रेस पे आरोप लगाने का, वो नफरत फैलाने का एजेंडा लास्ट में कर ही दिया। जिस संस्थान में 100 साल तक इस देश के अंदर नफरत फैलाई हो और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, जो लोग ताली बजा रहे थे बड़े जोर जोर से, बताइएगा रजिस्ट्रेशन कहाँ है आरएसएस का। दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो ओरिजिन हो, वो भी वैचारिक पूरी तरह से नफरत से हुआ, चाहे वो टू नेशन थ्योरी हो, चाहे वो 1930 का नमक सत्याग्रह हो, सविना अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कहीं आरएसएस दिखाई नहीं दिया था। अंग्रेजों के साथ थे। और इनके सावरकर साहब का मैं एक कोट पढ़ता हूं, आई फील नो हेजिटेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये 1939 में था। कांग्रेस पे हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, सब पे बैन लगाते थे अंग्रेज, आरएसएस पे कभी नहीं लगाते थे। तो भाई थे ना, डिवाइड एंड रूल उन्हीं से सीखा इन्होंने। दिक्कत यह है कि सैकड़ों करोड़ की बिल्डिंग दिल्ली में बनेगी लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक ही भाव है पूरे आरएसएस का, और वो है सत्ता प्रथम, राष्ट्र प्रथम नहीं, सत्ता प्रथम। अरे भाई 11 साल से आपकी सरकार है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% हेट स्पीचेस इस देश के अंदर बढ़ गई, और बीजेपी की तरफ से जितनी हेट स्पीच आती है मैक्सिमम कौन देता है? बीजेपी में जो आरएसएस से लोग आते हैं, सीधा सीधा वो देते हैं। जिन्होंने तिरंगे को नहीं माना, 2 रंग मानेंगे, संविधान की प्रतियां जलाई हों, 52 साल तक तिरंगे को अपने कार्यालय पे नहीं जलाया हो, जिन बच्चों ने कार्यालय पर चढ़ाया हो उनके ऊपर, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। दुर्भाग्य यह है कि इनकी चाहे भाषा हो, चाहे इनका आचरण हो, इनकी विचारधारा महिला विरोधी, दलित विरोधी, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, और तो और अभी कुछ दिन पहले बताया कितने कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये भी आरएसएस बताएगी। ये इनकी वो है। आज इनका क्या काम रह गया? जिन्होंने बापू के सीने के अंदर गोलियां मारी हों, जिस विचारधारा ने अंबेडकर के पुतले जलाए हों, जो भगत सिंह को अराजक कहते हों, आज वो कह रहे हैं साहब राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए। तो दुर्भाग्य यह है कि प्रतिबंध लगने के बाद भी कांग्रेस ने कहा कि आइए आप मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुधरे। आज भी वही काम कर रहे हैं। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि इनकी एक चीज में निरंतरता है 100 साल से, और वो क्या है? नफरत फैलाने में, संस्थाओं पे कब्जा करने में। चाहे आज यूपीएससी हो, एसएससी हो, तमाम यूनिवर्सिटी हो, पेपर लीक हो, आप कहीं ना कहीं आरएसएस का एक आदमी जरूर पाएंगे। 100 साल से जिस तरह से नफरत फैलाई है और संस्थाओं पर कब्जा किया है, आज तो हालत यह है कि चाहे जुडिशियरी हो, चाहे आर्मी हो, हर जगह पर अगर आरएसएस की विचारधारा का आदमी नहीं जाएगा तो उसका रिक्रूटमेंट नहीं होगा। जो लोग तिरंगे का अपमान करते हो, संविधान का अपमान करते हो, मनुस्मृति को सब कुछ मानते हो, आज वो कह रहे हैं कि साहब राष्ट्र प्रथम। अभी यूपी में 2 दिन पहले क्या हुआ है पूरे देश ने देखा है। किस तरह से तमाम राज्यों में पिछले 5-6 दिन का इतिहास उठाकर देख लीजिए। अभी आया कि 2 सिटी हैं, दिल्ली और पटना, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित हैं। किसकी राज्यों की हैं भाई वो? अभी 6 राज्य ऐसे हैं टॉप के जहां पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है। 6 के 6 राज्य इनके शासित हैं। ये आरएसएस की ही विचारधारा है जो ट्रंप के सामने सरेंडर करती है। ये बहुत कमजोर लोग हैं, ये बुजदिल संस्थान है। हालत यह है कि ये संस्थान जब हमारी 72 साल की एक मां अमेरिका से हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर लेकर आते हैं अमेरिका के लोग, तो इस संस्थान के लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और मोदी जी के मुंह पर ताला लग जाता है। इनका तरीका है कि पहले किसी चीज को इग्नोर करो, फिर डिनाई करो, फिर डाइवर्ट करो, फिर आर्ग्यूमेंट करो और फिर हार जाओ। आज देश नफरती लोगों के हाथों में है, इसको बचाइए। चलिए सुधांशु जी एक काउंटर, उसके बाद से मैं आने मेहमानों के पास। मतलब देखिए, महात्मा गांधी से लेके और शास्त्री जी तक, और शास्त्री जी से लेके प्रणब मुखर्जी तक की क्या बेइज्जती की है इन्होंने बैठ के।
जबकि मैंने सारे गिनाए थे। मैंने इसीलिए कहा समस्या राहुल और सोनिया की कांग्रेस में है, पहले वाली कांग्रेस में उतरी नहीं थी। अब मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं, अमेरिका के आगे सरेंडर क्या होता है, ये इनके विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे एक पार्टी में सोनिया जी ने बुलाया और कहा कि मुझे आपको विदेश मंत्रालय से हटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे दबाव हैं और अमेरिका का दबाव है। ये सोनिया गांधी को कोट कर रहे हैं इनके विदेश मंत्री नटवर सिंह वन लाइफ इज नॉट एनफ में। और दूसरा जाके चेक कर लीजिए, 19 नवंबर 1962 को जिस समय चीन से युद्ध आखिरी समय में चल रहा था, उस समय जो कुछ नेहरू ने लेटर लिखा है वो डिक्लासिफाइड हो गया 2010 में कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। उसमें इतना शर्मसार करने वाला है कि वो ये लिख रहे हैं अमेरिका को कि आप अपने स्क्वाड्रन भेजिए, हमारे पास पायलट नहीं है, इंडिया के एयरफोर्स की कमांड लीजिए, अन्यथा हमारे हाथ से असम चला जाएगा। भारत के राजदूत ने लिखा, उस समय के जो राजदूत थे उन्होंने अपनी किताब में कि मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं वो लेटर देने के लिए जा रहा था। आप सोचिए आज वो लेटर अवेलेबल है। इसलिए सरेंडर किसने किया। और रही बात इसकी, इनको लड़ने की क्या जरूरत थी, अंग्रेजों की कितनी बढ़िया दोस्ती थी। आज जाके चेक कर लीजिए, माउंटबेटन के परिवार के साथ शिमला में छुट्टी मनाते हुए फोटोएं बाकायदा नेहरू जी की विधिवत अवेलेबल है। अरे क्या जरूरत थी कोई लड़ाई झगड़ा करने की, बहुत आराम से शांति से हो रहा था। और भगत सिंह जी की बात मैं याद दिलाना चाहता हूं, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी हुई, 4 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुआ, केवल 19 दिन पहले। उसमें एक बार भी नहीं कहा गया कि भगत सिंह को फांसी नहीं होनी चाहिए। और मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, 4 मार्च 1931 गांधी इम्पैक्ट, और केवल 1942 छोड़ दीजिए 1931 से 47 तक कोई आंदोलन नहीं। मैं चरण करके पूछता हूं, बताइए 1931 से 47 के बीच में कोई आंदोलन हुआ? नहीं, केवल एक 1942 में हुआ, वो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस दौर में पहुंच गया था कि लगने लगा था कि कहीं जापान भी जीत सकता है, और आजाद हिंद फौज की फौजें यहां पर आ गई थी। वो 1 महीने के लिए चला, अन्यथा 16 साल कोई आंदोलन नहीं हुआ। यह दर्शाता है कि कितने मजेदार ढंग से मिलजुल कर इन लोगों की चल रही थी। और नफरती की बात तो सिर्फ एक बात कहूंगा साहब, ये गुस्ताख नबी की एक ही सजा सर्तन से जुदा, ये हेट स्पीच है कि नहीं? सर हेट स्पीच है कि नहीं बोल दीजिए। देखिए मैं यार ये सेकुलर संगीत उत्तर दे देता हूं, ये हेट स्पीच नहीं होती। देखिए मुझे मैं बहुत देर से अच्छा वो हम लोग 25 में तो आए। चलिए छोटा सा मैं सोच ही रहा था साल 2025 मतलब मुसलमानों की बात ही नहीं की। मैंने सिर्फ ये पूछा और देखिए कैसे। खैर आपने मेरी उम्मीदों पर आप खरे उतरे, बहुत बहुत धन्यवाद। भगत सिंह के नाम पर एक चंडीगढ़ का एयरपोर्ट बनाने के लिए वो मूर्ति जो थी वो कई साल तक इंतजार करती रही। कम्युनिस्टों से किस तरह का रिलेशन राइट विंग का रहा, ये पूरे देश ने देखा है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और तमाम छोटे छोटे चुनाव हुए, और उसके बाद 39 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो स्वाभाविक है कि गोलमेज सम्मेलन हो, और चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर नमक सत्याग्रह से लेकर तमाम जो कार्यक्रम थे वो चलते रहे, तो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। लेकिन आरएसएस कहां थी भाई? कांग्रेस नहीं कर रही थी, तो आपको दिखाई देता है। पर आरएसएस का कोई व्यक्ति किसी कार्यक्रम में कहीं अंग्रेजों के खिलाफ दिखाई दिया? वो चिट्ठी लिखी थी वो नटवर सिंह ने, अरे भाई नटवर सिंह जी चिट्ठी लिखी थी। अरे चिट्ठी नहीं, अरे सुनो ना भाई, किताब भी लिखी थी। सुन तो लो, कब लिखी थी? जब कांग्रेस से बाहर हो गए थे, जब बसपा ज्वाइन कर ली थी। बसपा क्यों हो गई थी? अरे भाई बसपा में चले गए थे। ऑयल फॉर फूड के मामले में उनका नाम जब आया तो इंटरनेशनल लेवल पे दिक्कत थी, ठीक है नहीं थी? दिक्कत यह है कि उनका बेटा और वो तमाम लोग उसमें फंसे हुए थे। अब उसके ऊपर ये था वो था। अरे भाई ये बताओ ना, हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आ रहे हैं, मोदी जी चुप क्यों हैं? उसका जवाब क्यों नहीं देते? वो मतलब पहले ये हुआ था, 1970 में ये हुआ था। ये आरएसएस की ही विचारधारा है कि आप इतिहास में जीते रहिए, 5 किलो राशन लेते रहिए, शौचालय बनवा दिया गया है, दिल और दिमाग को घर पर रख के आइए। चलिए ठीक है, आप दोनों की ही रह जाए। अच्छा एकदम संक्षिप्त, क्योंकि मुझे उनके पास जाना है। इनके देखिए कहते कहते हकीकत कैसे आ जाती। 2 वाक्य इनके सुनिए। 3 बार इन्होंने बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों से कैसे लड़ाई होती थी? सविनय अवज्ञा, विनय के साथ अवज्ञा कर रहे हैं। और आज मोदी सरकार के विरुद्ध कहते हैं आग लगा दो, ये कर दो, जनजी बाहर निकल आए। ये दिखाई पड़ता है कि हकीकत क्या है। दूसरी बात, इनके मुंह से निकला नटवर सिंह की बात, जाके चेक करिए। वोल्कर रिपोर्ट के लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था, और वोल्कर रिपोर्ट में लिखा था कि सद्दाम हुसैन ने इराक को मिले अनाज के बदले में तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी को दिए थे। कांग्रेस पार्टी के नाम पे तेल के कूपन लिखे हुए थे, और उस समय विदेश मंत्री नटवर सिंह थे, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था। जो आप बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कूपन कांग्रेस के नाम पे इशू नहीं हुए थे, कुछ संस्थाओं के नाम पर इशू हुए थे, और कांग्रेस को उस बात की खबर भी नहीं। अगर कांग्रेस के नाम पर इशू हुए होते तो बीजेपी हमें छोड़ देती। अपनी बारी में। और मैं लास्ट में कहूंगा 2 नेशन थ्योरी किसने दी, जाके चेक करिए। सर सैयद अहमद ने दिसंबर 1887 और मार्च 1888 में
मेरठ और लखनऊ में दिए गए स्पीच है, जाके चेक कर लिए कोई भी। और उन्होंने 1937 में कि किसने हिंदू दी और थी? सर 1887, 1935 बहुत आरएसएस 1937 में किसने दी थी? भैया 1925 में बना आरएसएस, कुछ तो ध्यान रखा करिए। और सावरकर जी 4 साल के थे, 1837 में दी थी कि नहीं? हाँ, नाम बता दीजिए भाई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।